दोस्तों, ये श्रृंखला शुरू होने वाली है जो हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए होगी और इस श्रृंखला का नाम है करंट अफेयर संवाद। इसमें जो समसामयिक मुद्दे हैं, करंट अफेयर्स के मुद्दे जो देश के लिए इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ यूपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में जो लोग भागीदार होंगे या जो इसमें भाग लेंगे वो हमारे नेक्स्ट आईएएस के सीनियर टीचर्स होंगे। आज का विषय है वन नेशन वन इलेक्शन। जी हाँ, एक राष्ट्र एक चुनाव। इस पर बहुत समय से बहस चल रही है और पक्ष और विपक्ष के अलग अलग मत हैं, और इसी श्रृंखला में हम आज डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। और मेरे साथ हैं उपेंद्र अनमोल जी और मंजेश कुमार जी। आप लोगों का दोनों का स्वागत है। पहला सवाल मंजेश जी मेरा आपसे है कि वन नेशन वन इलेक्शन ये है क्या? जी सर, वन नेशन वन इलेक्शन भारत में चुनाव की व्यवस्था या इलेक्शन सिस्टम को सिंक्रोनाइज करने की एक व्यवस्था है सर। जी। कहने का मतलब है कि अभी जो हमारे यहाँ भारत में व्यवस्था है तो लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव अलग होते हैं, पंचायत के चुनाव अलग होते हैं, नगर पालिकाओं के चुनाव अलग होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का सिस्टम दो फेजेज में काम करेगा। तो इसके पहले चरण में लोकसभा के चुनाव, 28 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, 3 यूनियन टेरिटरीज, इसके चुनाव, इसको एक साथ सिंक्रोनाइज किया जाएगा। और सेकेंड फेज में इस चुनाव के 100 दिन के भीतर नगर पालिका और पंचायत के चुनाव को भी इसके साथ सिंक्रोनाइज कर दिया जाएगा। तो इसका रिजल्ट ये होगा कि अभी जो हर साल चुनाव होते हैं उसकी जगह 5 साल में केवल एक बार चुनाव होंगे और सारे चुनाव उसी में निपट जाएंगे। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की पहल है, ये पहल तो सरकार ने की है, लेकिन जो विपक्ष है वो इस पे सवाल उठा रहा है। तो इस नीति की जरूरत क्यों पड़ी? क्या हमारी जो अभी जो करंट व्यवस्था है उस व्यवस्था से ये व्यवस्था बेहतर होगी? आपको क्या ऐसा लगता है कि ये नई व्यवस्था किसी मायने में बेहतर होगी? यदि सर भारत की चुनावी राजनीति को हम देखें तो 1952 से भारत में आम चुनाव की शुरुआत होती है। तो 52 में पहले आम चुनाव हुए, 57 में, 62 में, 67 में, ये जो 4 आम चुनाव थे ये सिंक्रोनाइज हुए थे। तो हम एक साथ लोकसभा विधानसभा के चुनाव करवाते थे, पंचायतें नगर पालिकाएं उस समय थी नहीं। 67 के बाद ये क्रम टूट गया, कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिए गए, लोकसभा का भी प्री टर्म डिसोल्यूशन। तो आज स्थिति ये है कि भारत में हर साल चुनाव होते हैं, कहीं ना कहीं होते ही रहते हैं। जी। और अगर सर नीति आयोग के डाटा को हम देखें तो पिछले 30 सालों में ऐसा एक साल भी नहीं गुजरा है जब भारत में कोई ना कोई चुनाव ना हो। या तो विधानसभा के चुनाव होंगे या लोकसभा के होंगे या दोनों के। अब इसका रिजल्ट ये होता है कि हमारा देश हर साल इलेक्शन मोड में रहता है और पूरे पब्लिक डिस्कोर्स के सेंटर में इलेक्शंस आ जाते हैं। अब इलेक्शन अगर हमारे पब्लिक डिस्कोर्स के सेंटर में, तो इसका मतलब है कि फिर चुनाव की जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है वो सब हावी होती है। हेट स्पीच कई बार देखने के लिए मिलता है। पूरा देश चुनाव की बातें करता है, तो गवर्नेंस, डेवलपमेंट, ये सब सेकेंडरी इश्यूज हो जाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन 5 साल में एक बार चुनाव करवाएगा तो इलेक्शन का जो भी माहौल है वह थोड़े समय के लिए रहेगा, उसके बाद देश मूलभूत मुद्दों को डिस्कस करेगा। दोस्तों, इसमें बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। मंजेश जी ने जैसा कहा कि कभी ना कभी चुनाव मोड में रहता ही है देश। अब आप कुछ ऐसी चीजों को भी अगर सोचें कि जैसे कोई नए अनाउंसमेंट है, नई पॉलिसी इंप्लीमेंट होना है या फिर कुछ नए नियम सरकार को लेके आना है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से उन पर रुकावट रहती है। कोई नई नीति लेके आना है तो फिर उस पर रुकावट रहती है। कभी एग्जामिनेशन होना है तो वहां पर ये प्रावधान आड़े आ जाते हैं। तो ये एक पक्ष हुआ। उपेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि ऐसा माना जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन से एक्सपेंडिचर कम होगा और एक्सपेंडिचर के साथ साथ बहुत सारे संसाधनों की बचत होगी। जी सर। तो ये कैसे होगा? आपका इसमें क्या सोचना है? सर, वन नेशन वन इलेक्शन में एक सारे जो बेनिफिट्स बताए जाते हैं उसमें एक बड़ा बेनिफिट ये है कि भाई
इससे बजट बहुत कम हो जाएगा, चुनाव का खर्च बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि बार बार इलेक्शन कराने से संसाधन ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं और बहुत सारी मशीनरी का भी बार बार उपयोग करना पड़ता है, जिसके नाते कॉस्ट बढ़ जाती है। दूसरी बड़ी बात है कि जब बार बार चुनाव होते हैं तो पार्टियां तमाम लोक लुभावन घोषणाएं भी करती हैं, फ्रीबीज का कल्चर बढ़ता है। इससे भी एक तरीके से देखा जाए देश का जो संसाधन है उसका लीकेज होता है, या कहिए कि दूसरे डायरेक्शन में बढ़ जाता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन से ये दोनों चीजों को हम ओवरकम कर सकेंगे और निश्चित रूप से इससे बजट तो कम होगा। खुद विधि आयोग का कहना है कि अभी एक वोटर पे जो चुनाव करवाने का खर्च है वो लगभग 10 रुपए के आसपास है, एक वोटर पर सर। और अगर जो है वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो 5 रुपए के आसपास खर्च आएगा। और कई और शोध करने वाले लोग जो सैंपलिंग करते हैं उनका कहना है कि 1/3 तक कॉस्ट घट सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि चूंकि एकाएक जब हम वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे तो हमें बहुत सारे रिसोर्सेस को बढ़ाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना होगा, तो निश्चित रूप से इससे शुरुआत में बजट बढ़ेगा, लेकिन ओवरऑल बाद में बजट कम हो जाएगा सर। जो 2019 के आम चुनाव हुए थे जी सर, उन आम चुनावों में एक मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लगभग 55,000 करोड़ रुपए का खर्चा था। जी सर। और ऐसा माना जा रहा है कि 2024 में ये बढ़ करके 55,000 करोड़ से बढ़ करके 1 लाख करोड़ तक हो जाएगा। सर। तो ये तो बात है सिर्फ लोकसभा चुनाव जी सर। लेकिन जब लोकसभा के साथ में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे जी सर, तो इसका फिगर एस्टिमेटेड है कि लगभग 10 लाख करोड़ के आसपास खर्चा हो सकता है। निश्चित रूप से सर। ये तब है जब एक साथ चुनाव होंगे। जी सर। तो आपका क्या यह मानना है कि अगर इकट्ठे चुनाव होंगे तो कितना इसमें सेविंग हो सकती है, या आपका क्या सोचना है कि कितने परसेंटेज सेविंग? सर निश्चित रूप से अगर लंबे लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो बजट कम होगा, लेकिन शुरुआत में हमको बजट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम कम ईवीएम मशीनों से जो है काम चला लेते हैं और वीवीपैट की भी कम जरूरत होती है। अभी भारत सरकार ने लगभग 5,000 करोड़ का वीवीपैट और ये ईवीएम खरीदा है, लेकिन जब एक साथ होगा तो बहुत लार्ज स्केल पर सर हमें खरीदना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से शुरुआत में कॉस्ट बढ़ेगी और बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इनपुट भी बढ़ाना पड़ेगा, डाटा को प्रोसेस करने की चीज को भी बढ़ाना पड़ेगा, सुपर कंप्यूटर बढ़ाने पड़ेंगे, साइबर क्राइम को रोकने के लिए भी बहुत सारी पहल करनी पड़ेगी। तो शुरुआत में सर बजट बहुत बढ़ जाएगा वो, लेकिन वन टाइम एक्सपेंडिचर है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय और दिया कि वीवीपैट अब हर बूथ पे सभी के लिए मैंडेटरी किया जाए। जी सर। तो अब इसमें 2 तरह की बातें आएंगी सामने। एक तो ये आएगा कि समय ज्यादा लगेगा और दूसरा एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा। जी सर। तो इसके बारे में आप कैसे देखते हैं कि इकोनॉमिकली हमारे बजट पे कितना फर्क डालेगा? सर बजट पे निश्चित रूप से सर असर पड़ेगा। खासकर जो हमें बजट में देखा जाता है कि 2 तरीके का बेसिकली हम लोग खर्च करते हैं। एक हम जो है फिजिकल एक्सपेंडिचर करते हैं, एक हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इससे बढ़ जाएगा तो तुरंत तो सर इसका प्रभाव पड़ेगा कि हमारा रेवेन्यू डिफिसिट बढ़ सकता है। ये तो एक बात हो गई कि अभी आप बता रहे थे कि इसके एडवांटेजेस क्या है। जी सर। लेकिन इसी वन नेशन वन इलेक्शन के डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं या नकारात्मक परिणाम क्या हो सकते हैं? सर इसके डिसएडवांटेज तो बहुत सारे बताए जा रहे हैं। जैसे ये कहा जा रहा है कि अगर एक साथ चुनाव करवाएंगे हम तो बहुत सारी चीजें बाधित होंगी। जैसे मान लीजिए भारत के संविधान में ही सरकार को बहुत सारा अधिकार दिया गया, खासकर संसद को, कि कोई नया राज्य बना सकती है तो फिर उसके इलेक्शन के लिए क्या होगा, या कोई नया राज्य शामिल हो जाए, जैसे सिक्किम को हमने शामिल किया तो उसके लिए क्या होगा, या बीच में कहीं पे जो है कोई आपातकाल लागू कर दिया गया संवैधानिक राज्यों में तो उस स्थिति में क्या होगा। अर्थात इस तरीके की एक चुनौती होगी। दूसरी बड़ी समस्या ये होगी कि सर चूंकि जब एक साथ चुनाव करवाए जाएंगे तो राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे, स्थानीय मुद्दे छूट सकते हैं। और स्थानीय मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं लोकतंत्र में, वो लोगों के आम जीवन से जुड़े होते हैं। जबकि आम चुनाव होता है तो राष्ट्रीय मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भी कई बार चीजें होती हैं, तो एक तो सर वो गायब हो जाएंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात सर होगी कि भारत एक बहुत बड़ा जनसंख्या वाला देश है। इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में सर इतने बड़े स्तर पे मशीनरी क्या हम खड़ा कर पाएंगे? क्या हम उतने एम्प्लॉय को प्रशिक्षण दे पाएंगे? क्या उस तरीके से हम ट्रेंड कर पाएंगे? क्या उस स्तर पे इफिशियंसी को ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे? या जो हम इसमें डाटा का प्रयोग करेंगे उसके सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर के भी सर कंसर्न है। इसके अलावा कई सारे संवैधानिक एस्पेक्ट है। मंजेश सर उस पर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। जी सर। मंजेश जी, अगला सवाल मेरा आपसे है
कि अभी जो रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी इसी वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर, और उस कमेटी ने अभी 17 मार्च को अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। उस रिपोर्ट में एक खास बात कही गई है कि इस वन नेशन वन इलेक्शन से डेवलपमेंट और गवर्नेंस में बहुत फायदा होगा। तो ये कैसे फायदा होगा और आपका इसमें क्या पक्ष है? जी, ये सर हाई लेवल कमेटी का एक बहुत ही सेंट्रल कोर इशू है, डेवलपमेंट और गवर्नेंस। अगर हम सबसे पहले डेवलपमेंट की बात करें तो अभी का जो अपना सिस्टम है फ्रीक्वेंट इलेक्शंस का, इसमें होता यह है कि हर साल औसतन 4 या 5 राज्यों के चुनाव होते हैं। तो अब ये 4 या 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हर चुनाव से पहले आता है। 4 या 5 राज्यों के चुनाव होते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शुरू हो जाता है जिस दिन डेट ऑफ इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, और ये रहता है तब तक जब तक कि लास्ट फेज का इलेक्शन कंप्लीट ना हो जाए। तो ऑन एन एवरेज 50 डेज हर साल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहता है। अब अगर हम 5 साल में इसको कन्वर्ट करें डाटा को, तो 250 दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो गया। इसके अलावा 5 साल में लोकसभा का भी एक चुनाव होना है, बिल्कुल, तो 70 डेज ऑलमोस्ट उसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तो टोटल 320 डेज हो गए सर, ऑलमोस्ट 5 इयर्स में से एक साल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चला गया। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आप किसी भी बड़ी योजना की शुरुआत नहीं कर सकते, कोई नींव नहीं डाल सकते, कोई बड़ा प्रोग्राम डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि 5 साल में एक साल तो हमारा पूरा डेवलपमेंटल 20% एफिशिएंसी खत्म हो जाता है सर। और पॉलिसी पैरालिसिस जिसको कहते हैं कि हम पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं। 5वें जीडीपी हम हैं, 3rd हमें बनना है, तो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को इसमें हर्डल के रूप में काम करने की बजाय प्रमोट करना चाहिए। तो एक ये सर डेवलपमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण आ रही है। राइट। अब गवर्नेंस की अगर बात करें सर, गवर्नेंस के इशू को यदि हम देखें तो फ्रीक्वेंट इलेक्शंस हैं, हर साल चुनाव हो रहे हैं। तो हर साल चुनाव का रिजल्ट ये है कि हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो अपना मेजर सीआरपीएफ वाले, सीएसएफ वाले काम छोड़कर इलेक्शन में आते। इसी तरह हमारे जो हेल्थ वाले लोग हैं वो आते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की अपनी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, उसको चलाना पड़ता है सरकारी मशीनरी से काम। तो ऐसी स्थिति में पूरा तंत्र सरकार का इसी में लग जाता है। आप देखिए कि शिक्षा से जुड़े हुए जो लोग हैं वो टीचर्स लग जाते हैं, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसमें व्यस्त हो जाता है। और आपने सिक्योरिटी फोर्सेस की तो बात कही ही है, साथ ही साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें जो जन भागीदारी है वो इसी इलेक्शन बोर्ड में, कई लोग अपने बिजनेस को सेकेंडरी मान करके प्राइमरी इलेक्शन पार्टिसिपेट करने लगते हैं। तो ये पूरा गवर्नेंस और डेवलपमेंट हम कह सकते हैं 1 साल के लिए पैरालिसिस का सर शिकार हो जाता है। तो कोविंद कमेटी यही कह रही है कि हम उससे बच सकते हैं। उपेंद्र जी सर, जितना भी विपक्ष है अब तो एकजुट हो गया विपक्ष। जी सर। तो विपक्ष मान रहा है कि ये नहीं होना चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन। जी सर। तो विपक्ष एक्चुअली अपोज क्यों कर रहा है, उसमें ऐसा है क्या? सर, विपक्ष कई मुद्दे उठा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि विपक्ष लगातार सिमटता चला जा रहा है। और विपक्ष देखा जाए तो छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों के रूप में भी इकट्ठा हुआ है, और उनके इलेक्शन बीच बीच में होते हैं तो उनको समय भी मिलता है और वो अपनी तैयारी भी कर पाते हैं, और उनके पास कम रिसोर्स होता है तब भी वो राष्ट्रीय पार्टियों को चुनौती दे पाते हैं। और अब एक साथ होगा तो जो राष्ट्रीय पार्टियां उनके पास रिसोर्सेज मशीनरी सब बहुत ज्यादा है, तो कई बार उनसे compete नहीं कर पाते। दूसरे मुद्दे भी अलग हो जाते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हो जाते हैं, स्थानीय मुद्दे गौड़ हो जाते हैं, स्थानीय मुद्दों पे वो भारी होते हैं। अच्छा, इसके अलावा सर जब एक साथ चुनाव होता है तो उनको चंदे भी कम मिलते हैं, लोग बड़ी पार्टियों को ज्यादा चंदा देते हैं, छोटी पार्टियों को कम देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे संवैधानिक मुद्दे भी हैं। जो आपने चंदे वाली बात कही, जो इलेक्शन डोनेशन, जी सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। जी सर, क्योंकि जब राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होंगे तो उस समय सभी के लिए चंदा एक साथ चाहिए। जी सर, सभी पार्टियों को चाहिए। जी सर। तो जो चंदा देने वाले हैं, डोनर्स हैं, जी सर, उनके भी संसाधन सीमित हैं। जी सर। तो वो कुछ ही लोगों को दे पाएंगे। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि इस पर सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि जब पूरे देश में चुनाव हो रहा होगा तो क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय विचारधारा के साथ लड़ रहे होंगे, क्योंकि जब इलेक्शन पूरे कंट्री का होता है तो एक नेशनल नैरेटिव तैयार होता है। बिल्कुल सर। और वो नेशनल नैरेटिव होता है कि या तो इस पार्टी को लाना है या उस पार्टी को लाना है। और तो उसमें जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको कोई नहीं चाहता, उनका अस्तित्व जो है ना
यहाँ पर क्वेश्चन उनके लिए अस्तित्व के लिए संकट आ जाता तो उनको स्टेट गवर्नमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। जी सर। तो इसलिए एक विषय ये भी हो सकता है। तीसरा जो मुझे लग रहा है कि विपक्ष है तो हमेशा पक्ष के अगेंस्ट होगा। जी सर। तो इसलिए भी विरोध करना है। जी सर। क्योंकि देखा गया सर 47 पार्टियों में से 15 पार्टियों ने अपोज किया और वो सारी पार्टियां विपक्ष की ही है। तो ऐसे में लग रहा है कि वो सत्ता पक्ष का एक विरोध भी दिखता है और कुछ उनके अपने जेन्युइन पॉइंट भी है। मंजेश जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? विपक्ष के लिए सर एक बड़ा मुद्दा अकाउंटेबिलिटी का है। मतलब विपक्ष का ये कहना है कि भारत जैसे देश की यदि हम बात करें तो हमारे यहाँ जो आम चुनाव होते हैं वो एक प्रकार से शासकों को जनाकांक्षा एस्पिरेशंस ऑफ पीपल उसके प्रति थोड़ा सजग बनाते हैं। जैसे अभी आप एक पिछले चुनाव का उदाहरण है कि कोविड के सेकेंड फेज से पहले जब वैक्सीन तैयार हुआ हमारा तो सरकार ने वैक्सीन के लिए कीमत रखी थी, लेकिन बंगाल चुनाव में सरकार की बीजेपी की हार के बाद और फिर आने वाले चुनाव यूपी के थे तो उसका एक प्रभाव ये पड़ा कि वैक्सीन हमें फ्री मिला। तो ये माना जाता है कि एक चेक है वो, उस पर एक रोक है शासक वर्गों पे। और अगर 5 साल में केवल एक बार हम चुनाव करें तो इसका परिणाम ये हो पाएगा कि फिर सरकार 4 साल तक 4.5 साल तक शायद कुछ भी ना करे डेवलपमेंटल वर्क, या कम से कम जनता की बातों को कम रखे, क्योंकि उसे जनता के पास बार बार जाने की ये जो आपने एक विषय उठाया ये काफी गंभीर है और काफी विचार करने वाला है कि किसी को पावर मिल गया, अब पता है कि अगले 5 साल तक कहीं चुनाव नहीं होना है, तो उस पावर का दुरुपयोग बिल्कुल सर बहुत बड़े स्तर पर हो सकता है। क्योंकि जब क्षेत्रीय पार्टियां भी अपोज नहीं कर पाएंगी क्योंकि अगले 4 साल 5 साल तक तो कहीं इलेक्शन नहीं है, तो जो भी पावर में आ गया तो अगले 3-4 साल या 5 साल उस पावर का बड़े लेवल पर दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि फिर कोई इलेक्शन होने वाला नहीं है रिसेंटली। और ये मुद्दा सर संविधान सभा के सामने भी आया था जब ये बात हुई कि भाई हमारी संविधान सभा के सामने 2 मॉडल्स थे कि हम अमेरिकन प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी लें या ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लेने का एक बड़ा कारण अकाउंटेबिलिटी था कि उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन है, कभी भी सरकार हटाई जा सकती है, वो तानाशाह नहीं बनेगी। तो अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर सर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उपेंद्र जी, हमारा जो देश है वो इवॉल्व हुआ है 1947 से लेकर के अभी तक लगातार उसमें इवोल्यूशन हो रहा है। जी सर। पहले जो चुनाव होता था बैलेट बॉक्स के थ्रू होता था और बैलेट पेपर से मत डाले जाते थे, उसमें बहुत सारे आरोप लगते थे, बूथ कैप्चरिंग होती थी या ऐसा लगता था कि कई लोगों के अनवैलिड कर दिए गए वोट। जी सर। उसके बाद फिर ईवीएम आई और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में फिर ये आरोप लगे कि इसमें हैकिंग हो रही है या कोई ऐसा इसमें इस तरह की प्रोग्रामिंग कर दी जा रही है कि वोट किसी और का जा किसी और के पास रहा है। हालांकि इसकी कोई अथेंटिसिटी नहीं है, ये सिर्फ एक सवाल उठाया गया है। फिर इसके साथ में एक सॉल्यूशन आया कि वीवीपैट को लाया जाए। जी सर। और वीवीपैट से ये पता लगता है जो वोट डाल रहा है उसके पास पर्ची निकल के आती है, वो देख सकता है कि मैंने वोट किसको दिया और वो वोट वहीं पहुंचा कि नहीं पहुंचा। जी सर। लेकिन अभी भी क्वेश्चन मार्क है, विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि ईवीएम तो हैक हो सकती है या हैक होती है या हैक की गई है। तो अब मेरा सवाल ये है आपसे कि ऐसी परिस्थिति में जब एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं, इतने बड़े लेवल पर चुनाव होना है और ये चुनाव राज्य स्तर पर भी होना है और केंद्र स्तर पर भी होना है, क्या कोई और टेक्नोलॉजी लाई जा सकती है जो ज्यादा इफेक्टिव हो और ज्यादा यूजेबल हो और इम्प्लीमेंटेबल हो? सर बहुत अच्छा सवाल सर आपने किया। पहली बात तो हमारे देश की जनसंख्या बहुत बड़ी है। शुरू में आरोप लग रहा था कि जो है बूथ कैप्चरिंग हो जाती है, ईवीएम मशीन को लाया गया 1982 में केरल में सबसे पहले लाया गया। फिर उसमें ये सवाल उठा जैसा आपने कहा कि पारदर्शिता का मुद्दा कि भाई जिसको हम वोट कास्ट कर रहे हैं उसको जा भी रहा है या नहीं जा रहा, तो वीवीपैट लाया गया 2013 से। फिर लेकिन उसमें सर जो वीवीपैट का था कि 5 लोगों का ही उसमें वीवीपैट के थ्रू सैंपल के तौर था। 2019 में विपक्ष की पार्टियों ने कहा कि 50% कम से कम वीवीपैट किया जाए। अब डिमांड की जा रही, मांग की जा रही है कि 100% होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है और अभी 17 मई को जो सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है कि इसको लेकर के आप क्या सोच रहे हैं। सर सबसे बड़ा मुद्दा जो आपने उठाया कि हम ईवीएम या वीवीपैट जो ला रहे हैं इसके बाद भी क्या ये हैक किया जा सकता है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि सर जितना भी आईटी और टेलीकॉम की व्यवस्था है वो सब साइबर क्राइम से पूरी तरीके से सनी पड़ी है, अर्थात देखा जाए उसकी छाया है उसके ऊपर। इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर
टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग करते हैं और ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम पूरा हैक प्रूफ बना सकते हैं। और निश्चित रूप से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अगर इंडेक्ट किया जाता है तो हम चुनाव को न केवल पारदर्शी बना पाएंगे बल्कि पूरी तरीके से निष्पक्ष और विश्वसनीय भी बना पाएंगे। देखो, इसमें दो अलग अलग विषय हैं, एक है हैकिंग जी सर और दूसरा है प्री प्रोग्रामिंग। जी सर। तो हैकिंग अगर कोई ऑनलाइन नहीं है या लाइन पर नहीं है, इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, जी सर, तो उसको ऑन स्पॉट हैकिंग करना मुश्किल है। जी सर। दूसरा उसमें जो हो सकता है, जो कि क्वेश्चन मार्क हो सकता है, कि कोई ऐसी प्रोग्रामिंग की गई हो उसमें कि वो किसी और का वोट किसी और के पास चला जाए, एक पार्टी का वोट किसी दूसरी पार्टी के पास चला जाए। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इसके लिए सर वीवीपैट एक तरीके से सोल्यूशन है। अगर हम 100% वीवीपैट कर देते हैं और उसको कलेक्ट करने की व्यवस्था कर देते हैं तो कभी भी चेक किया जा सकता है। बट वीवीपैट को जब यूज करेंगे, पहली बात तो कि बहुत बड़े स्तर पर इतनी और एक मशीन ले आके लगानी पड़ेगी। जी सर, लेकिन टाइम उसमें ज्यादा लगेगा। जी सर। और जब काउंटिंग होगी तो फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की काउंटिंग और वीवीपैट की काउंटिंग को मैच कराना होगा। जी सर। तो ये प्रक्रिया फिर वापस बहुत लंबी हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। जी सर। और हो सकता है कि जो बैलेट बॉक्स वाली प्रक्रिया थी उससे भी ज्यादा समय ज्यादा हो जाए। लेकिन सर बैलेट बॉक्स में क्या है, बूथ कैप्चरिंग का आरोप था, वो तो सॉल्व हुआ ईवीएम से। अब ईवीएम में जो आरोप है वो यही आरोप है कि क्या ये ट्रांसपेरेंट है या इसकी हैकिंग नहीं की जा सकती। इसका सोल्यूशन सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से हो जाएगा। ठीक है। आपसे ही मेरा अगला सवाल ये है कि शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे देश की सबसे बुनियादी सुविधाएं हैं ये। जी सर। और इलेक्शन जब बार बार होते रहते हैं, जी सर, तो उसकी वजह से इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? सर ये बहुत अच्छा सवाल है। मंजीत सर ने भी अभी डिस्कस किया कि वन नेशन वन इलेक्शन से डेवलपमेंटल और वेलफेयर का इशू कैसे प्रभावित होता है। निश्चित रूप से सर जब वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाएगा तो चूंकि चुनाव आयोग के पास तो कोई अपना इंफ्रास्ट्रक्चर या अपने एम्प्लॉय तो होते नहीं, वो हमारे वेलफेयर या डेवलपमेंट के लिए उपयोग में लाए जा रहे एम्प्लॉय का ही उपयोग करते हैं, जिसमें गवर्नमेंट का फेस हमेशा बनता है वही प्राइमरी स्कूल और पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो निश्चित रूप से ये सारी इनका उपयोग होने से हमारा ये निचले दर्जे पर सारा ये काम बाधित हो जाता है। जहां हम शिक्षा को प्रमोट करना चाहते हैं, क्वालिटी एजुकेशन लाना चाहते हैं, क्लासेस में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना चाहते हैं और क्लास में टीचर के परफॉर्मेंस को दुरुस्त करना चाह रहे हैं, वहां ये 2-2, 3-3 महीने तक पूरे प्रोसेस में ये लोग शामिल होंगे तो निश्चित रूप से हमारी शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था प्रभावित होगी और बहुत बड़े स्तर पे वेलफेयर का जो काम है वो मिसिंग की स्थिति में जाएगा। मंजीत जी, अगला सवाल आपसे है। चलिए मान लीजिए कि वन नेशन वन इलेक्शन स्कीम पास हो जाती है, तो अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सरकारी तंत्र जिस तरह से काम करेगा तो वो संविधान में किस तरह के प्रावधान करना पड़ेंगे, क्या इसकी प्रक्रिया होगी और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा? ये सर बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, बल्कि सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि है तो बहुत अच्छी चीज, हाँ, साथ में ये डुएबल है कि नहीं है, और ये कैसे इसको कर पाएंगे या नहीं। तो अभी जो हमारी सर हाई लेवल कमेटी बनी है उसने इस पर अच्छा सुझाव दिया है। अभी जो मुख्य समस्या है कि अब 2022 में यूपी विधानसभा के चुनाव होंगे तो 27 तक उसका टेन्योर है, फिर किसी और का होगा, उसका 28 होगा, किसी का 26 है, किसी का 24 है। तो ये हम कैसे एक बार वो गाड़ी को कैसे पटरी पे लाएं। राइट। तो जो हाई लेवल कमेटी है उसने उसका सॉल्यूशन ये दिया है कि लोकसभा की जो फर्स्ट सिटिंग होगी, अभी सर अगर बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172। तो आर्टिकल 83 कहता है कि लोकसभा की फर्स्ट सिटिंग जो पहली बैठक होगी उससे लेकर उसका कार्यकाल 5 साल तक होगा। राइट। और 172 यही चीज विधानसभा के बारे में कहता है कि जो पहली सिटिंग होगी उससे लेकर 5 साल तक उसका कार्यकाल होगा। राइट। तो उस लिहाज से तो यूपी विधानसभा का कार्यकाल 27 तक होगा, किसी का 26 होगा, किसी का 28 होगा। तो हम कैसे, तो इन 2 आर्टिकल्स को अमेंड करेंगे और मोडस ऑपरेंडी ये होगा कि भारत का राष्ट्रपति एक नोटिफिकेशन, एक अधिसूचना जारी करेगा। उस नोटिफिकेशन में ये बताया जाएगा कि अब जैसे 2024 की लोकसभा है तो इसकी जो फर्स्ट सिटिंग है, पहली बैठक है, उसको उन्होंने एक वर्ड यूज किया है अपॉइंटेड डे। तो अपॉइंटेड डे है और नोटिफिकेशन ये इशू किया जाएगा कि जो अपॉइंटेड डे है, मतलब फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा, उस डे के बाद जिस भी विधानसभा का गठन होगा
उसका टेन्योर या उसका टर्म लोकसभा के टेन्योर के साथ खत्म हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं तब ये बात क्लियर होगी। जैसे आप मान लीजिए कि 1 जुलाई को फॉर एग्जांपल 2024 को लोकसभा की पहली बैठक होती है, तो अब अगर किसी विधानसभा के चुनाव 2025 में हो तो उसका टेन्योर 2030 तक होना है। बट नोटिफिकेशन ये कहेगा कि जिस दिन लोकसभा का टेन्योर एंड होता है उस दिन उस विधानसभा का भी टेन्योर एंड हो जाएगा। किसी विधानसभा का 2026 में चुनाव होता है तो 31 में होना था, लेकिन वो लोकसभा के साथ ही खत्म हो जाएगा। तो इसका एक पार्ट तो हमने क्लियर कर लिया कि उसके बाद अब सवाल आता है कि जो विधानसभाएं पहले से, जैसे यूपी की विधानसभा 2022 में बनी, तो अगर 2022 में बनी तो उसका टेन्योर 2027 है, तो 27 में उसके इलेक्शंस होंगे। बट ये जो इलेक्शन है ये अपॉइंटेड डेट के बाद है, तो उसका फिर टेन्योर खत्म हो जाएगा 24 वाली लोकसभा के टेन्योर के खत्म होने के साथ। तो इस तरह से यह सारा सिस्टम सिंक्रोनाइज हो जाएगा। अब इसमें एक और मेरा सवाल ये है कि इसमें केंद्र और प्रदेश दोनों, मतलब लोकसभा और विधानसभाएं और साथ में लोकल बॉडीज भी इसमें अफेक्ट हो रही है। तो जिस तरह से जीएसटी का जब कानून लाया गया, तो जीएसटी के कानून में एक तो सर्विस टैक्स, जो सेंट्रल सर्विस टैक्स था, उसको मर्ज किया, दूसरा जो स्टेट के वैट थे उनको मर्ज करके और एक जीएसटी ले आए। तो उस समय जीएसटी काउंसिल बनी और हर स्टेट ने उसको रेटिफाई किया, मतलब सारे स्टेट्स की सहमति उसमें आई। तो यहाँ पर भी जब विधानसभा का चुनाव भी लोकसभा के साथ में मर्ज हो, उसके लिए स्टेट्स को भी रेटिफाई करना पड़ेगा, हर स्टेट। इसमें सर जो अपना वन नेशन वन इलेक्शन है वो 2 चरणों में होना है। पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव सिंक्रोनाइज होंगे। मेरा सवाल ये था, और दूसरे फेज में पंचायत और नगर पालिका के सिंक्रोनाइज होंगे। तो पहले वाले के सिंक्रोनाइज करने के लिए राज्यों के रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो पंचायत और नगर पालिका को सिंक्रोनाइज करने के लिए उसके लिए जो अमेंडमेंट होगा, 2 अलग अलग अमेंडमेंट होंगे। तो इसका मतलब ये है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को चेंज करने के लिए, एक साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए सिर्फ पार्लियामेंट को पास करना है और राष्ट्रपति को उसका अनुमोदन करना है। जी। और पंचायत वाले के लिए उसके लिए कम से कम 50% स्टेट्स को भी रेटिफाई करना होगा। नॉट ऑल दी स्टेट्स। नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 50%। अच्छा, इसी पर एक अगला सवाल कि मान लीजिए कि सिंक्रोनाइज हो गया, अब ये स्टार्ट हो गया, अगर कोई सरकार या तो केंद्र की या किसी प्रदेश की बीच में अपना विश्वास मत खो देती है और वो डिजॉल्व हो जाती है या किसी वजह से आर्टिकल 356 इंपोज करना पड़ जाता है, तो फिर जो अगला टेन्योर होगा, जो चुनाव होगा, तो वहां पर किस तरह से इस कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व किया जाएगा? जी सर, तो हाई लेवल पैनल ने, कमेटी ने इसको भी सर एड्रेस किया, क्योंकि ये बात हमारे यहाँ है, चूंकि हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अपनाया, उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मेजोरिटी होनी चाहिए। तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए, मेजोरिटी खत्म हो जाए, फिर क्या होगा? 356 इंपोज कर दिया जाए, हंग पार्लियामेंट हो जाए। कभी हंग पार्लियामेंट का मतलब है कि किसी भी एक पार्टी को मेजोरिटी ना मिले इलेक्शंस में, तो फिर क्या होंगे? तो यहाँ पर सर 2 फेजेज में सॉल्यूशन दिया गया। सबसे पहले आते हैं स्टेट्स की बात कि अगर 356 लगा दिया जाए या स्टेट में अगर प्री टर्म डिसोल्यूशन हो जाए तब क्या होगा? तो हाई लेवल पैनल कहती है कि ऐसी स्थिति में स्टेट्स में मिड टर्म इलेक्शन होंगे जैसे अभी होते, लेकिन अभी जो मिड टर्म इलेक्शंस होते तो उसमें जो नई विधानसभा कॉन्स्टिट्यूट होती है उसका टर्म 5 इयर्स है, फुल टर्म मिलता है। लेकिन अब सजेशंस के हिसाब से मिड टर्म इलेक्शंस होंगे, उतने टर्म के लिए होंगे, लेकिन वो रेस्ट ऑफ द टर्म अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए होगा। तो अब जैसे मान लीजिए सर 2026 में, 2024 से हमने सिंक्रोनाइज किया, 26 में यूपी की विधानसभा भंग हो गई, तो इलेक्शन 26 में होंगे, लेकिन टेन्योर उसका 31 तक नहीं होगा। टेन्योर हो जाएगा कि लोकसभा का टेन्योर जिस दिन कंप्लीट होगा उसी दिन उसका कंप्लीट होगा। तो ये स्टेट्स को कवर कर लिया। अब आते हैं कि अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तब क्या होगा? तो उसमें भी ये है कि नई लोकसभा केवल अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए। अब इसमें एक मेरा और सवाल है कि मान लीजिए कि कोई सरकार है, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, और उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर गया, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड अगला जो विपक्ष है, क्या वो कॉन्फिडेंस मोशन भी साथ ही साथ लाएगा? मेरा सवाल यह है कि जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन तो है सरकार को हटाने के लिए, तो विपक्ष इसका मतलब ये कह रहा है ना कि आप सत्ता में नहीं रह सकते, आपके पास उतना सपोर्ट नहीं है, तो विपक्ष के पास है, तो क्या विपक्ष अपना कॉन्फिडेंस मोशन भी साथ ही लाएगा? इसमें सर अभी जो हमारे यहाँ की संवैधानिक व्यवस्था है
उसमें व्यवस्था ये है कि अगर नो कॉन्फिडेंस का मोशन पास हो जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिजाइन करेगी। लोकसभा का भंग होना जरूरी नहीं है। प्रेसिडेंट की उस कंडीशन में ड्यूटी बनती है कि वो पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करेगा कि क्या विपक्ष में कोई ऐसा नेता है या ऐसी पार्टीज हैं जो मेजोरिटी प्रूव कर सकती हैं। अगर वो मेजोरिटी प्रूव करने में सक्षम है तो ऐसी स्थिति में इलेक्शंस नहीं होंगे, लेकिन अगर वो मेजोरिटी प्रूव करने में सक्षम नहीं है तो ऐसी स्थिति में इलेक्शंस होंगे। यहाँ पर जो आपने सवाल पूछा उसको लेकर जो हाई लेवल कमेटी है उसके एक मेंबर है सुभाष कश्यप, उन्होंने एक बहुत अच्छा सजेशंस दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की ओर जाना चाहिए, जो जर्मनी में। कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मतलब कि हमारे यहाँ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसमें केवल एक ही पार्ट होता है, उसमें ये होता है कि यह सदन अमुक की मंत्री परिषद में अविश्वास व्यक्त करता है, पास हो गया, त्याग पत्र दे देगा, उसके बाद क्या होगा इसके बारे में मौन है। बट जो जर्मन सिस्टम है उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन के दो पार्ट होते हैं सर। पहला पार्ट ये होता है कि यह सदन एक्स की मंत्री परिषद में अविश्वास करता है, और दूसरा उसी के साथ है एंड, यह सदन वाई की मंत्री परिषद में विश्वास करता है। तो ये सिस्टम लाने का सुझाव दिया कि अगर हम ये लाते हैं तो एक साथ दोनों चीजें हो जाएंगी, लेकिन अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं सर। ओपेन जी, एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब ये इलेक्शन होंगे, लेट अस कंसीडर कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो बहुत सारा डेटा कलेक्ट होगा, इलेक्टोरल डेटा, जिसको आप कह सकते हैं कि चुनाव का डाटा। जी सर। तो क्या इस डेटा को स्टोर करने की जरूरत है, या है तो मैकेनिज्म क्या होगी, और इस इतने बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी को अपनाया जा सकता है? आर्टिकल 19 में सर राइट टू इंफॉर्मेशन, अर्थात हमें जानने का अधिकार है कि हम जो वोट कर रहे हैं वो वास्तव में उसी को जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो वीवीपैट की व्यवस्था है, फिर उसके डाटा को भी कलेक्ट करना है। दूसरा आर्टिकल 21 में है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो गोपनीय रहे और वो उसकी प्राइवेसी मेंटेन रहे। राइट टू फॉरगेटन की बात की गई है डाटा प्रोटेक्शन एक्ट में, अभी जो संसद ने पास किया है। तो ये दोनों मुद्दे हैं सर। ऐसे में क्या हमें एक बड़ा सर्वर बनाना पड़ेगा, और हो सकता है कि कभी भी कोई पार्टी आरोप लगाए कि नहीं ये इलेक्शन फेयर नहीं हुआ और इसमें कोई न कोई समस्या रही, तो हमारे पास वो डाटा कलेक्ट रहेगा, तभी हम कोर्ट में जब कोई प्रोसीजर जाएगा तो उसको डाटा दे पाएंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाए या हाई कोर्ट में। जनरली लोकसभा के चुनाव का सुप्रीम कोर्ट में ही होता है। तो ऐसी स्थिति में सर हमें एक बड़ा सर्वर बनाना पड़ेगा। उसके लिए भारत सरकार ने 25 मार्च 2015 को नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन शुरू किया कि हम 73 सुपर कंप्यूटर बनाएंगे और अपना हमारा सर्वर खुद होगा, जैसे गूगल का या इन सब का, या अभी चैट जीपीटी या सर GAI का जो है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। और सर इसके बाद लेकिन चूंकि सुपर जो कंप्यूटर है सर उसमें वही प्रॉब्लम हैकिंग की है, तो अब क्वांटम कंप्यूटर की बात हो रही है, और इसके लिए नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन के लिए भारत सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सर्वर क्रिएट कर सकेंगे और वो सेफ भी होगा सर। ये सवाल मैंने इसलिए उठाया था क्योंकि जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में जी सर सारा डेटा मांगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, तो आगे चल के हो सकता है कि इलेक्शन के बाद जी सर कोई पार्टी अप्रोच करती है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। जी सर। तो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ तो उसकी ऑडिटिंग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इसको ऑर्डर कर सकता है। जी सर। तो इतना सारा डेटा को रखना और उसका उपयोग या दुरुपयोग ना हो, तो सर इसीलिए सुपर कंप्यूटर और सर इस पे बड़ा अच्छा यूपीएससी में क्वेश्चन बन सकता है कि भाई हमारे पास उसको प्रिजर्व करने के लिए टेक्नोलॉजी क्या होगी। सुपर कंप्यूटर है, फिर उसके आगे क्वांटम कंप्यूटर का कैसे उपयोग है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर भी हैक प्रूफ होता है, तो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी पे आता हूँ। मंजेश जी आपसे भी ये सवाल है, एक तरफ तो राइट टू इंफॉर्मेशन है कि जानने का अधिकार है कि किसने किसको वोट दिया, दूसरा है मेरा राइट टू प्राइवेसी भी है कि मैंने किसको वोट दिया ये मैं नहीं बताना चाहता, कि ठीक है दूसरी पार्टी को ना पता चले कि मैंने किसी और पार्टी को वोट दिया। तो क्या वीवीपैट से जब ये सामने आएंगी बातें कि किस व्यक्ति ने किस पार्टी को वोट दिया है, तो जो लोकल लेवल इलेक्शंस होते हैं, जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं, पंचायत के, वहां तो इसका बहुत दुरुपयोग हो सकता है, किसी के लिए थ्रेट भी हो सकता है। जी, और बात सर ये है कि हमारे संविधान में सीक्रेट बैलेट को अपनाया गया। तो सीक्रेट बैलेट का मतलब ही है कि मैंने किसको वोट दिया ये मेरे अलावा और कोई ना जान पाए। ऑफ कोर्स इसके पीछे सोच वही है कि अगर हमने बता दिया तो लोकतंत्र लाठी तंत्र में बदल जाएगा भारत की परिस्थितियों को देखते हुए।
तो वीवीपैट के साथ ये समस्या तो आती है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म हमें डेवलप करना पड़ेगा कि आम जन तक वो सूचना ना पहुंचे, क्योंकि अगर करने वाला उस वोटर का नाम है, उसने किसको वोट किया उसका नाम है या उस पार्टी का नाम है, राइट टू फॉरगेटन की तरफ बढ़ना और कल के दिन लोकल इलेक्शन में जिस कैंडिडेट को वोट नहीं दिया या जिस पार्टी को नहीं दिया, अगर बाई चांस उसको किसी माध्यम से वो मिल गया तो फिर तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी, बहुत दिक्कत, जो आज इलेक्टोरल बॉन्ड में हो रहा है। बिल्कुल सर। और ये भी हो सकता है कि अगर ये पता चलता है कि इस गांव के लोगों ने अमुक उम्मीदवार को वोट दिया तो जीतने वाला वहां पर कोई योजना नहीं चलाएगा, कोई खर्च नहीं करेगा। नेक्स्ट सवाल मेरा आप ही से है, वो है फेडरलिज्म पर, कि इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा, क्या उसमें भी कोई फर्क पड़ेगा वन नेशन वन इलेक्शन की स्कीम की वजह से? जी, इसमें सर विपक्ष के कई दलों ने इस मुद्दे को उठाया है कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर इससे इन्फ्लुएंस होगा। अच्छा, इसमें एक मुख्य बात ये भी आती है कि ऐसा मुंबई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फेडरल नेचर ऑफ पॉलिटी ये बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब कि उसको हम कभी अल्टर नहीं कर सकते एडवर्सली। अब फेडरलिज्म को ये इम्पैक्ट कैसे करेगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो रीजनल पार्टी ये आरोप लगा रही है कि जब एक साथ दोनों के इलेक्शंस होंगे तो नेशनल इशूज और लोकल इशूज मिल जाएंगे। अच्छा, जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं सर तो उसके इशूज अलग होते हैं, नेशनल लेवल के होते हैं। स्टेट के जब इलेक्शंस होते हैं तो उसके इशूज अलग होते हैं। जैसे मैं 1-2 दिन पहले की यदि बात करूं तो अभी कच्चा तीबू आइलैंड का मसला बहुत चल रहा है। श्रीलंका को 1974 में इंदिरा गांधी का कॉन्टेक्स्ट। हाँ, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा इलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हो सकता है। लेकिन बिहार इलेक्शन को कायदे से इस मुद्दे से विधानसभा की यदि बात करें तो कोई लेना देना नहीं है। तो जो स्टेट के इलेक्शन होंगे वो बिजली पे होते हैं, पानी पे होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे होते हैं। तो अगर हमने दोनों को मर्ज कर दिया तो ये नेशनल इशूज ओवर पावर कर जाएगा। तो एक तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। दूसरा सर ये बात है कि रीजनल पार्टीज के रिसोर्सेस और रीजनल पार्टीज की एक्सपेंडिचर की जो कैपेबिलिटी है ये नेशनल पार्टी की तुलना में कम है, बहुत कम है। एक साथ जब इलेक्शंस होंगे तो नेशनल पार्टी को इससे फायदा मिलेगा। और एक इशू ये भी कॉन्स्टिट्यूशनली निकाला जा रहा है कि आप स्टेट की असेंबली का प्री टर्म डिसोल्यूशन अभी करेंगे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये सब चीजें फेडरलिज्म के अगेंस्ट जा सकती है। बट इसके जवाब में हाई लेवल पैनल का ये कहना है कि हमारा फेडरलिज्म, और क्या यह व्यवस्था जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको भी प्रभावित करेगा? जी, ये भी आरोप लगाया जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर को ये इन्फ्लुएंस कर सकता है। सर, इसके पीछे एक सोच ये है कि वही बात है कि हमारे यहाँ लोकसभा का टर्म फिक्स है, विधानसभा का भी टर्म फिक्स है 5 इयर्स, और उससे पहले उसको डिसॉल्व अननेसेसरीली ना किया जाए। ये विल ऑफ द पीपल या डेमोक्रेसी की ये डिमांड है। फिर कुछ जब बड़ा कोई निर्णय लिया जाएगा, देश हित में लिया जाएगा, तो उसमें कहीं नहीं कुछ चीजों को उनका समाधान भी निकालना पड़ेगा। जी, तो इसका समाधान भी दिया है सर हाई लेवल पैनल ने, और उन्होंने वही बात कही है कि उसके लिए अमेंडमेंट किया जाएगा। और अभी तक इस तरह का कोई बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर नहीं हुआ है कि 10 ईयर या टर्म की बात है, तो उन्होंने कहा कि वो केवल एक आरोप। अब लास्ट सवाल मेरा है यूपीएससी से रिलेटेड, कि जो ये विषय है वन नेशन वन इलेक्शन या इससे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो यूपीएससी के प्रीलिम्स या मेंस में उनकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? हाँ, ओपन जी। सर, इसमें जैसे मंजीत सर तो अभी पॉलिटी का मुद्दा बताएंगे ही, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी के भी कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे ईवीएम मशीन, वीवीपैट या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या क्वांटम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इसको लेकर के सवाल। साथ में सर ये भी पूछा जा सकता है इन्वायरमेंटल इशू के रूप में, जैसे जब हम बिटकॉइन बनाते हैं या ब्लॉकचेन बनाते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी की भी जरूरत होती है। तो हम बहुत लार्ज स्केल पर जब ईवीएम मशीन का, वीवीपैट का यूज करेंगे तो एनर्जी कंजम्पशन एकाएक बढ़ेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होगा, तो इन्वायरमेंटल ये भी एक पेपर कंजम्पशन भी पेपर कंजम्पशन भी होगा। सर, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अगर वो खराब होगा तो लार्ज स्केल पर ई वेस्ट भी बनेगा। तो इस तरीके के मुद्दे भी सर जोड़ करके यूपीएससी चूंकि आम चीजों से, बेसिक चीजों से क्वेश्चन बनाती है, तो ये भी इस पे भी सवाल बना सकती है। आर्टिकल 21 और 19 को लेकर के भी बनाया जा सकता है। बाकी सर बताएंगे। तो मंजेश जी, आपका क्या इसमें मानना है? ये तो सर ऐसा मुद्दा है कि मुझे लगता है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इवन इंटरव्यू के लिए, हर लेवल के लिए बहुत ही रिलेवेंट मुद्दा है। और तमाम तरह के सवाल बन सकते हैं, डायरेक्ट सवाल भी बन सकते हैं सर, इसका प्रोस क्या है, इसका कॉन्स क्या है, मोडस ऑपरेंडी क्या है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, और कुछ सर इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक्स भी पूछे जा सकते हैं, अमेंडमेंट प्रोसेस भी पूछे
पूछा जा सकता है, फेडरलिज्म पर इसका इम्पैक्ट भी पूछा जा सकता है। तो सवाल से बहुत तरह के बन सकते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव, ये था आज का मुद्दा करंट अफेयर संवाद में। मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगा होगा। और जो हमारे पैनलिस्ट हैं दोस्तों, मैं हूं बी सिंह, फाउंडर एंड डायरेक्टर नेक्स्ट IAS, और मंजेश कुमार हमारे इंडियन पॉलिटी के टीचर हैं, और उपेंद्र अनमोल साइंस टेक और इकोनॉमी का सेक्शन लेते हैं। और ये खास करके ये इस प्रोग्राम को हमने हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए बनाया है। और इसी तरह का, लेकिन इससे थोड़ा डिफरेंट प्रोग्राम हमारा होता है, वो है बियॉन्ड क्लासरूम, जिसमें इंग्लिश मीडियम के फैकल्टीज पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये दोनों प्रोग्राम डिफरेंट हैं और दोनों में अप्रोच अलग है और दोनों स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल हैं। आप बियॉन्ड क्लासरूम प्रोग्राम भी देख सकते हैं हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट्स, और इंग्लिश माध्यम वाले स्टूडेंट्स भी करंट अफेयर संवाद देख सकते हैं। दोनों यूजफुल होंगे और दोनों अपने आप में संपूर्ण प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप कमेंट जरूर करना। आपके क्या सजेशंस हैं, कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस भी लिखिए। आप कौन सा टॉपिक हमसे चाहते हैं कि हम इस माध्यम के थ्रू आपसे डिस्कस करें, तो वो भी आप हमें सजेस्ट करिए। और हमारे लिए हमारा कमिटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए हम बहुत सारे नए नई चीजें लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।